आज मैं आपको गुजरात के अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने वाला हूँ। आज वहाँ पर पोलिंग हुई, तकरीबन 192 नशिस्तों के लिए वोटिंग की गई। वैसे तो आप जानते हैं कि गुजरात हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की रियासत है और वहाँ पर गुज़िश्ता 25 वर्षों से बीजेपी अपना परचम लहराने में हमेशा कामयाब रही है। इस मर्तबा के इलेक्शन में एक नया ट्विस्ट आया। ट्विस्ट ये था कि यहाँ पर अब तक सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही मुकाबला होता रहा। दूसरी छोटी मोटी जमातें आती रही लेकिन उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। या तो आज़ाद उम्मीदवार जीतते थे या फिर कांग्रेस का और हुकूमत बीजेपी की होती थी। कारपोरेशनों की भी यही हालत थी। रियासत में जितने भी कारपोरेशन हैं तकरीबन बीजेपी के कब्ज़े में है। लेकिन इस मरतबा हिंदुस्तान में मुसलमानों के कायद माने जाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गुजरात की सरजमीन पर बसने वालों, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी आंख में आंसू आएगा तो हमारी आंख में भी आंसू आएगा। तुम्हारे सीने में तकलीफ होगी तो हमारे सीने में भी हम उसकी जुबान को महसूस करेंगे। तुम्हारे तलवों में अगर कोई कांटा चुपेगा तो यकीन जानो हमारे तलवों में भी दर्द होगा। तुम्हारी तकलीफ तुम अब अकेले नहीं सहोगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इन नाइंसाफियों के दौर का खात्मा करेंगे। ने अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 15 दिन पहले गुजरात में एंट्री करवाई और 15 दिन के अंदर ही एक ऐसा माहौल बना कि मुस्लिम एरिया में गोया ऐसा महसूस होने लगा कि मजलिस की लहर दौड़ रही है। वैसे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 192 नशिस्तें हैं जहां पर तकरीबन 147 पर इससे पहले बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी। कुछ 38 से 40 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। लेकिन इस मरतबा एमआईएम ने सिर्फ 15 ही दिनों में 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इतना कम वक्त में मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात का इस तरह का माहौल बनना शायद मुमकिन नहीं है। औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट आली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने गुजरात जाकर पार्टी का एक जायज़ा लिया कि क्या मजलिस वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकती है, वहाँ क्या हालात हैं। और उसके बाद कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फैसला किया कि क्यों ना मजलिस गुजरात में एंट्री करे। अहमदाबाद की 21 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं वहाँ पर मैं समझता हूँ 4 ऐसे वार्ड हैं जो पैनल सिस्टम से इलेक्शन है वहाँ पर, और 4 वार्ड का एक पैनल तकरीबन 1 लाख वोटों का है। इस तरह 3 पैनल तो शायद मजलिस के मुकम्मिल हो गए, चौथा, 5वां और 6ठा पैनल पूरी तरह मुकम्मिल नहीं हुआ या कुछ उम्मीदवार वहाँ कम रह गए। 21 नशिस्तों पर मजलिस ने वहाँ पर इलेक्शन लड़ी। शुरुआत में चूँकि वहाँ पर बॉडी नहीं थी और वहाँ पे साबिक रुकन असम्बली साबिर काबली वाला ने मजलिस में एंट्री की और उनकी काविशों से भी, उनकी कोशिशों से भी मजलिस वहाँ पर परवान चढ़ी। 21 नशिस्तों पर मजलिस में उम्मीदवार उतारे और आज जो पोलिंग हुई, भले ही पोलिंग का फ़ीसद बहुत कम रहा क्योंकि बड़े शहरों में वैसे भी पोलिंग का फ़ीसद कम रहता है। अब यहाँ पर बात यह है कि 21 नशिस्तों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कितनी कामयाबी मिलती है, क्योंकि एक तरफ 192 नशिस्तों का मामला एक तरफ रह गया है। सारी गुजरात की नज़र मजलिस के इस अमल पर है कि मजलिस को क्या कामयाबी मिलती है। हमारे नुमाइंदे हैदर बेग ने वहाँ से हमें जो इत्तलात दी है उनके मुताबिक मजलिस वहाँ पर 12 से 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकती है या फिर ये नशिस्तें बढ़कर 16 भी हो सकती हैं। अगर ये कामयाबी वाकई मिलती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि मजलिस ने पहली मरतबा बग़ैर बॉडी के, बग़ैर पदाधिकारी के, बग़ैर ओहदेदारान के इस तरह इंतखाबात में हिस्सा लिया। वहाँ तो कोई बॉडी भी नहीं थी, बावजूद इसके असद साहब ने फैसला इलेक्शन लड़ने का किया वहाँ पर और अहमदाबाद में
कुछ 21 उम्मीदवार उतारे गए और तमाम की तशरीह की जिम्मेदारी असद साहब ने खुद इम्तियाज़ जलील साहब को दी। महाराष्ट्र की टीम ने मुख्तलिफ अजला से, नंदुरबार हो, मालिक हो, बॉम्बे हो या औरंगाबाद हो, यहाँ के नुमाइंदे, कारपोरेटर्स और उहदेदारान गुजरात के अहमदाबाद पहुँचे और उन्होंने 4 दिन के अंदर ही वहाँ का माहौल तब्दील कर दिया। मैं समझता हूँ किसी जमात के लिए, किसी सियासी जमात के लिए इतने कम वक्त में इस तरह का माहौल तैयार करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चूँकि असद साहब के एक जलसे ने वहाँ पर एक चमत्कार कर दिया और मैं समझता हूँ कि अहमदाबाद में कांग्रेस और बीजेपी कितनी नशिस्तें हासिल करती है इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लगता है कि बीजेपी फिर से अपना तो मेयर बनाएगी, जैसा कि साबिक़ा में होते आया है। कुछ मुस्लिम बेल्ट से जो कांग्रेस आती थी उसमें अब कांग्रेस की नशिस्तें कम हो सकती है और वहाँ पर मजलिस को कामयाबी भी मिल सकती है। वहाँ पर जो हमारे नुमाइंदे हैदर बेग रहीम मिर्ज़ा ने जो हमें इत्तला दी है, तो कुछ वार्डों में चारों के चारों उम्मीदवार यानी पूरा पैनल जीतने का इम्कान है और कहीं पर 2 उम्मीदवार जीत सकते हैं या फिर 3 उम्मीदवार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस तरह 12 से 14 उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं, कैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगर इतने उम्मीदवार भी वहाँ पर कामयाब होते हैं तो ये मजलिस का अपने आप में एक चमत्कार है। मैं समझता हूँ जहाँ तक असद साहब का एक अलग अंदाज़ है और उस अंदाज़ को पूरे हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और उनसे मोहब्बत करता है, इस बात की गवाही देता है कि उनकी चमक और उनकी सियासत इस कदर मुसलमानों में मजबूत हो चुकी है कि वो हिंदुस्तान में तन्हा मुस्लिम क़ायद बनकर उभरे हैं। चूँकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अब गुजरात और उसके बाद पश्चिम बंगाल, इन रियासतों में असदुद्दीन अवीसी साहब का ख़त बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है। अब मैं बात कर रहा था गुजरात की, तो गुजरात में मैं समझता हूँ कि 2 और शहरों में तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसमें एक वो इलाका जहाँ पर रेल हादसा हुआ था, वो एक इलाका, एक शहर और जिसे गोधरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर एक ट्रेन हादसा भी हुआ था, वहाँ पर भी मजलिस पहली मरतबा अपने 8 उम्मीदवार उतारे हैं। एक और शहर भरूच, यहाँ पर भी तो मजलिस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस तरह मजलिस आसपास मेरा ख्याल है कि 40 से ज़ायद उम्मीदवार पूरी रियासत में खड़े किए हैं। अगर उसमें से 50% भी कामयाबी मजलिस को मिलती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सियासत में ये तो गुजरात की सरजमीन पर अवैसी का एक चमत्कार हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सरजमीन पर अगर मजलिस कुछ भी नशिस्तें हासिल कर सकती है, 8, 10, 15, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर किसी को होगी और किसी की नशिस्तें कम होगी तो वो होगी कांग्रेस, क्योंकि हमने जो जायज़ा लिया है वहाँ कर, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि मुस्लिम बेल्ट से कांग्रेस चुनकर आती है और बाकी जो इलाका है जो नॉन मुस्लिम है उस इलाके में तो बीजेपी की तोती बोलती है, मोदी की तोती बोलती है, क्योंकि यही वो गुजरात है जिसने नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बनाया। इसी गुजरात मॉडल के ज़रिए उन्होंने है तो अपनी एक मजबूत सियासत की नींव रखी। मैं इस एपिसोड के ज़रिए बात ज़ाहिर करना चाहता हूं कि मजलिस वहाँ पर कामयाबी ज़रूर हासिल करेगी। 23 तारीख को अहमदाबाद के इंतखाबात के नताइज भी ज़ाहिर हो गए। उसके बाद में मैं समझता हूँ शायद 28 तारीख को भरूच और गोधरा के इंतखाबात हो गए और उसके बाद उसके नताइज ज़ाहिर हो गए। लेकिन 23 के नताइज अगर मजलिस के हक़ में जाते हैं तो इसका फ़र्क भरूच और गोधरा पर पड़ेगा और वहाँ के उम्मीदवार भी कामयाब हो गए। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि गुजरात में अब तक 2 ही जमातों का दबदबा था, लेकिन पहली मरतबा मुस्लिम इलाक़ों में गोया ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें वोट देने के लिए तीसरी चॉइस भी मौजूद है। इससे पहले उनकी मजबूरी थी कि बीजेपी को ना वोट दे तो कांग्रेस को दे या फिर बीजेपी को वोट दे, तीसरा उनके पास कोई विकल्प नहीं था।
हम आज जो एग्जिट पोल पेश कर रहे हैं उसमें जिन इलाकों से मजलिस कामयाब हो सकती है वह वार्ड नंबर है तो 34 है, 69 है और जैसे लक्ष्मणपुर, गोमतीपुरा, बरहमपुरा, दरियापुर, जमालपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर मजलिस की पकड़ हमें बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दी। बाकी इलाकों में कैंडिडेट पूरा पैनल ना होने की वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर किसी पैनल में सिर्फ 2 उम्मीदवार है और कांग्रेस के सामने 4 उम्मीदवार है तो चार उम्मीदवारों के हक में अगर वोट जाते हैं तो 2 उम्मीदवारों को शिकस्त होती है। ये पैनल सिस्टम में हमेशा हमने देखा है और यही पोजीशन गुजरात में है। वरना गोया हालात से तो ऐसा महसूस हो रहा था कि तमाम नशिस्तों पर मजलिस कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन आज पोलिंग के दिन वहाँ पर ना तो कोई सिस्टम था, ना पदाधिकारी थे, ना वोटर्स को ले जाने वाला कोई था, ना बाहर निकालने वाले थे, ना गाड़ियों का इस्तेमाल था। जो भी था तो लोगों ने अपने तौर पर मजलिस को वोट दिया, क्योंकि किसी भी सियासी जमात की अगर बॉडी ना हो और बॉडी ना होते वो किसी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करे तो वहाँ दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा होती है और यही दुश्वारियाँ हमें अहमदाबाद में देखने को मिली। हमें इस